प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस ऐलान के मुताबिक दिवाली पर जीएसटी गिफ्ट की दिशा में एक बड़ी कदम उठाया गया है। 2 दरों वाली जीएसटी स्लैब को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मंजूरी मिल गई है। जीओएम की बैठक में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जीओएम जीएसटी काउंसिल को 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने की सिफारिश भेजेगा। सम्राट चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। सहमति बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई या सबने बड़ा आसानी से समर्थन दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जनता से जुड़े हुए चीजों की चिंता किया और जो 4 स्लैब के तौर पर जीएसटी में लागू थे, वैसे हम लोग एक स्लैब पर पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत लोगों की सहमति लगभग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे बढ़कर आम लोगों को सुविधा देने के लिए, आम लोगों को बिहार में, देश में इंडस्ट्री कैसे खड़े हो, पूरे देश के लिए इंडस्ट्री खड़ा हो सके, उसके लिए जो 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब दिया, उस पर लगभग लोगों की सहमति है। लोगों की कुछ चिंता है, जो जीएसटी काउंसिल में हम लोगों ने रेफर किया है, वहां अपनी बात रखेंगे। 40% का एडिशनल स्लैब है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसमें कोई एडिशनल सेस लगेगा या कुछ? टैक्स बढ़ाने वाला सेक्टर है, लग्जरियस सेक्टर, उस सेक्टर पर भी चर्चा हुई। सब पर लोगों से सहमति लिया है और कुछ लोगों को है कि हमारा सेस कैसे आए, हमारा और रेवेन्यू कैसे आए, लेकिन सबकी सहमति से हम लोगों ने इसको जीएसटी को फिर से रेफर कर दिया है। अब जो आम राय बनी है जीओएम में, उसको अब जीएसटी काउंसिल में आप लोग कब भेज रहे हैं? कब उसमें कुछ राइडर भी हैं, कुछ डिसेंट नोट भी हैं? अभी जल्द करेंगे। अभी इसको पूरे चीजों को ऑर्गेनाइज करके जल्द भेज देंगे। और जीएसटी के अलावा सरकार नॉन फिस्कल मोर्चे पर भी बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस रिफॉर्म में सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारों के स्तर पर भी रिफॉर्म्स होंगे। पूरी खबर की डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सरकार अगले कुछ दिनों में नॉन फिस्कल मोर्चे पर बड़े रिफॉर्म का ऐलान कर सकती है। उसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। ये ऐलान क्या होने चाहिए, इसके लिए पहले तो एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। एक की अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं, जो खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर में नॉन फिस्कल रिफॉर्म को देखेंगे, जैसे फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनबीएफसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ऐसी चीजों पे। दूसरा जो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई बनाया गया है, जो सोशल सेक्टर में देखेंगे इस तरह के रिफॉर्म क्या कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हुआ, ऐसी चीजों को देखेंगे। और इन सब में फोकस क्या रहने वाला है कि कारोबार करने के रास्ते कैसे आसान किए जाए, निवेश के रास्ते कैसे आसान किए जाए, लाइसेंस की शर्तें कितनी कम से कम रखी जाए, नियम कितने कम से कम रखे जाए। और आधिकारिक लेवल पर 2 महत्वपूर्ण ग्रुप बनाए गए हैं। एक राजीव गौबा, जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, अब नीति आयोग के मेंबर हैं, उनकी अगुवाई में एक ग्रुप बना है जो नॉन फिस्कल रिफॉर्म के सारे रूपरेखा तय करेगी। और दूसरा जो ग्रुप बना है वह आपको कैबिनेट सेक्रेटरी जो अभी हैं टीवी सोमनाथन, इनकी अगुवाई में। इनकी एक खास मैंडेट ये है कि राज्य स्तर पर भी रिफॉर्म किए जाएं। राज्य स्तर पर क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसकी पहले पहचान की जाएगी और फिर राज्य सरकारों से मिल करके राज्य स्तर पर रिफॉर्म किए जाएंगे। क्योंकि राज्यों के स्तर पर इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये फीडबैक मिला था जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों इंडस्ट्री के साथ और शास्त्रियों के साथ बैठक किए थे। तो सरकार इस पूरे मौके को एक अवसर के तौर पर देख रही है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन काफी हलचल रहने वाले हैं। त्योहारों का सीजन होता है गाड़ियों की बिक्री का सीजन, लेकिन इस बार 15 अगस्त के बाद गाड़ियों की बिक्री थम सी गई है। जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के ऐलान के बाद ग्राहक शोरूम में इंक्वायरी तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी अभी खरीद नहीं रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के ऑटो डीलर शैलेंद्र लूथरा आमतौर पर फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों की तरफ से बुकिंग लेने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बार वो ग्राहकों के सवालों का जवाब देने में व्यस्त हैं। गाड़ी अभी खरीदें या दिवाली आने का इंतजार करें। इसके लिए कोई तिथि, कोई डेट अभी तय नहीं की गई है। इसको लेके बाजार में अटकलें लगाई जा रही हैं, कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, और एक असमंजस आ गया है। लोग एक्साइटेड हैं, लोग खुश हैं, बहुत हर्ष उल्लास है कि वो खरीदना चाहते हैं, बट इंतजार कर रहे हैं कि हम कब लें।
ग्राहकों में कंफ्यूजन होना सही भी है, क्योंकि जीएसटी कम होने के साथ गाड़ी की एक शोरूम कीमत करीब 3 से 5% तक कम हो जाएगी। साथ ही इंश्योरेंस और रोड टैक्स में भी फायदा मिलेगा। लेकिन फेस्टिवल की शुरुआत दिवाली नहीं बल्कि गणेश चतुर्थी और ओणम से होती है। त्योहारों के लिए कंपनियां पहले से प्रोडक्शन बढ़ा चुकी हैं। अगर ग्राहक अभी खरीदारी टालते हैं तो डीलरों के पास इन्वेंट्री फंस सकती है। फेस्टिव सीजन में आमतौर पे ऑटो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बेचने का टारगेट लेके चलती हैं और इसलिए ऑटो डीलर्स के ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा बिक्री बढ़ाने का। लेकिन अगर मार्केट में अनिश्चितता हो और लोग अपनी परचेज को टाल रहे हो तो कई बार यही प्रेशर इन्वेंट्री क्राइसिस में भी बदल सकता है और इस बार डीलर के मन में यही डर है। छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% से कम करके 18% करने का प्रस्ताव है। लेकिन अगर दिवाली से ये बदलाव लागू होता है तो फेस्टिवल सीजन का काफी समय बीत चुका होगा। रोहन सिंह, दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। 21 जुलाई को सत्र की शुरुआत से लेकर आज आखिरी दिन तक लगभग पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे में धुल गया। कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। बिहार में एसआईआर का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर भी छाया रहा। इस सत्र में लोकसभा में 12 विधेयक पास हुए और राज्यसभा में 15 विधेयक पास किए गए। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए। इसके साथ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भी राज्यसभा से आज पास हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, मगर कामकाज सिर्फ 47 घंटे तक ही हो पाया। सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। और नया गेमिंग बिल पारित होने के बाद अब सरकार ई स्पोर्ट्स को फोकस करते हुए नई गाइडलाइंस जारी करेगी। विदेशों में स्पोर्ट्स गेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं। सरकार इन्हें कैसे बढ़ावा देगी, बता रहे हैं असीम मनचंदा। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ नया कानून संसद से पारित हो चुका है। सरकार इसको जल्दी ही नोटिफाई कर देगी। इसके बाद सब तरह के मनी गेम्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकार ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी। आइए आपको बताते हैं कि ई स्पोर्ट्स गेम कौन से होते हैं, क्योंकि ये विदेशों में काफी पॉपुलर है। इसके जरिए आप खासतौर पर कि कोई भी गेम, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो, फुटबॉल से जुड़ा हुआ हो, चेस से जुड़ा हुआ हो, वो गेम आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। इसके अंदर बकायदा टूर्नामेंट भी होते हैं और टूर्नामेंट के अंदर एक प्राइज मनी भी होती है। जो व्यक्ति या जो टीम उसमें जीतती है उसको ये प्राइज मनी मिलता है। और खासतौर पे कि अगर इस तरह के कई ऐसे भी होंगे गेम्स जो कि मनी गेम्स की तरह होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। सभी गेम्स को इसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यह अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन से गेम्स ई स्पोर्ट्स गेम है, कौन से गेम्स मनी गेम्स है। तो मनी गेम्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। इनके टूर्नामेंट भी कराएगी, प्राइज मनी भी वहां पर डिक्लेयर की जाएगी, तो आप इसको आसानी से खेल सकते हैं। तो अब मनी गेम्स पूरी तरह से बंद होने जा रहे हैं और अब टाइम आ गया है ई स्पोर्ट्स गेम खेलने का। असीम मनचंदा, सिंधु से आवाज। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी का दिन था और कारोबार दायरे में सीमित रहा। सेंसेक्स निफ्टी में लगातार छठे दिन बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 143 पॉइंट और निफ्टी 33 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े प्रेशर में रहे। बाकी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली है, खासतौर पर निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी मिड कैप लाल निशान में, निफ्टी बैंक माइनर गेन्स और सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट विद अ पॉजिटिव बाइस क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। समझ लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं, तो नजर डालते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो बजाज फिनसर्व ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक और फार्मा स्पेसेस सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज यहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,
बजाज ऑटो और कोल इंडिया। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तकरीबन 1.5 से लेकर 2% की गिरावट नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स को समझा जाए तो L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, मैनकाइंड फार्मा और IDBI बैंक खबरों के बीच 9% की शानदार तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। वहीं गिरने वाले शहरों में पूनावाला फिनकॉर्प, सुजलॉन एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस और BSE लिमिटेड खबरों के बीच यहां पर आपको गिरावट नजर आई। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बदलने पर सेबी विचार कर रहा है। आज ये जानकारी सेबी चेयरमैन ने फिक्की के एक समारोह में दी। तो इनकांत पांडे ने कहा कि एफएनओ समय सीमा पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा। All this is to be done in consultation. As I said, that in what form, how, we'll have the consultations. So we will have a consultation paper Yes, coming? yes. Nothing will be on, this part of the... No, I mean, I can't is give it you like the... in a month, in a week? No, I can't tell you that, but that's the, thinking process we have. Your preference is for a longer... Yes, I mean, that is qualitatively we have to see, but we have to calibrate it. So if you really look at my statement, where I said in a calibrated manner. So weekly की जगह आप I am not taking the thing because these are not something which are there. This is only in principle with what I am stating we should be doing. इसके साथ ही सूत्रों से पता चला है कि एक्सचेंजों ने सेबी को प्रस्ताव दिया है कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर मंथली एक्सपायरी को लागू किया जाए। अगर वीकली एक्सपायरी बंद होती है तो एक्सचेंजों की कमाई पर क्या होगा असर, समझा रहे हैं यतीन मोता। कहीं ना कहीं ये जो मामला फंसा हुआ है, स्पेशली जब ये जेन स्ट्रीट का ऑर्डर आया, यहाँ पाया गया था कि वीकली ऑप्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इससे रिटेल निवेशकों का ही नुकसान हो रहा है। थोड़े दिनों पहले सरकार ने रियल मनी गेमिंग पे भी जो है बैन लगाने की बात की है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेकुलेटिव चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, यहाँ सरकार भी काफ़ी कीन है और हमारे जानकारी के हिसाब से अब मामला ये आ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ शायद मैनिपुलेशन भी हो रहा है, हेजिंग का पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं रिटेल जो है यहाँ नुकसान करता है। तो इसको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सेबी चेयरपर्सन ने कहा है कि यहाँ वो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी सेबी को कम्युनिकेट किया है कि मंथली एक्सपायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। किस तरीके से ये होगा, ये ऑब्वियसली अनफोल्ड होगा कंसल्टेशन पेपर के साथ। BSE NSE ने CNBC आवाज़ की क्वेरीज पे कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हाँ क्लियरली आज आपको एक्सचेंज स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स काफ़ी नर्वस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉप ब्रोकरेजेस का शायद 10 से 15% रेवेन्यू इससे इंपैक्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वीकली ऑप्शंस या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाए तो वॉल्यूम पे असर होगा। खास करके BSE की बात करें तो इनका वीकली ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है और इनको भी 20 से 30% की वॉल्यूम पे असर होती हुई नज़र पड़ सकती है। साथ ही जो कंपनियां IPO लाने जा रही हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी सेबी अब रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। सेबी चेयरमैन ने आज कहा कि प्री IPO ट्रेडिंग मैकेनिज्म का विचार चल रहा है। With a booming IPO market, investors are eagerly anticipating what is next. Yet, pre-listing information is often not enough for investors to take an investment decision. Can we think of an initiative on a pilot basis for a regulated venue where pre-IPO companies can choose to trade subject to certain disclosures? क्लीन साइंस आज बाजार के फोकस में बना रहा। दरअसल आज कंपनी की 25% इक्विटी में ब्लॉक डील होनी थी, लेकिन डेटा के मुताबिक 56% इक्विटी का सौदा हो गया। कैसे हुआ ये, इस पर पूरा बाजार हैरान है। डिटेल बता रहे हैं यतीन मोता। क्लीन साइंस, यहाँ जो टर्म शीट येस्टरडे ब्रोकरेजेस के द्वारा फ्लोट हुई थी, जिसमें 2 ब्रोकर थे, एक JP मॉर्गन और एक था स्पार्क वेंडर्स। 24% प्रमोटर्स जो थे, मतलब 2 प्रमोटर इंडिविजुअल्स थे, उनमें 24% हिस्सेदारी बेचने की बात थी। तो ब्रॉडली ट्रेड ऐसा था कि 12% एक प्रमोटर और 12% एक प्रमोटर बेचेंगे। कुल मिला के 24% यहाँ बिकना था। अगर आप 9-15, 9-16 की ट्रेड देखें तो लगभग 20% इक्विटी या लगभग 2 करोड़ से थोड़े ज़्यादा शेयर्स की डील हुई। उसके थोड़े मिनटों बाद ही और 25 से 30% का ट्रांजैक्शन हुआ और कुल मिला के अगले 10 मिनट में यानी 9:15 से 9:25 तक
लगभग 50 से 55% के बीच में इक्विटी ट्रेड होती हुई नजर पड़ी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी इक्विटी का मालिक तो प्रमोटर ही था, इसके अलावा इतनी बड़ी इक्विटी किसी के पास है नहीं। और अब एक्सचेंजेस पे भी जो क्लीन साइंस ने फाइलिंग की है उसमें ये पता चल रहा है कि ब्रोकर्स की गलती की वजह से ये ऑर्डर 2 बार पंच हो गया, यानी फैट फिंगर हो गई। फैट फिंगर का मतलब ये है कि आप जब ऑर्डर डालने में कोई गलती कर देते हैं और वो गलती बड़ी होती है, उसको पंचिंग एरर या फैट फिंगर कहते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी बिक गई। ऑब्वियसली बताया ये जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है और जो ब्रोकरेज है, इन्होंने एक्सचेंज के साथ मिल के ये चीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश की, ट्रेड एनल करने की भी कोशिश हो रही है। ट्रेड एनलमेंट मतलब ट्रेड को कैंसिल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ऑब्वियसली ये जब न्यूज़ आई कि भाई ये ओवरसोल्ड हो गया है या ज़्यादा बिक गए हैं शेयर ज़रूरत से, तो स्टॉक में एक 13% का इंट्राडे अपटिक भी आपने देखा। तो डेज लो से लगभग 13-14% काउंटर मूव हुआ। लेकिन हाँ, क्लियरली यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ब्रोकर की तरफ से हो गई, जहाँ लगभग 25% से ज़्यादा इक्विटी ज़्यादा बिक गई, जिसका एक्सचेंज पे भी अब क्लीन साइंसेज ने क्लैरिफिकेशन दिया है। और बाजार की नज़र कल एनएससी पर होगी, जो कल निफ्टी में बड़े बदलाव कर सकता है। कौन हो सकता है अंदर, कौन बाहर, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सर देखिए, जैसे कि हमने बता ही दिया था, आई थिंक सो 4 अगस्त को हमने ये बताया था। अब इंटरग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थ केयर, ये अगर आप देखें तो निफ्टी में एंट्री करने जा रहे हैं और निफ्टी से बाहर होंगे हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। अब यहाँ पर इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात की जाए तो मैक्स हेल्थ केयर में तकरीबन आपको 3500 करोड़ के इनफ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और इंटरग्लोब एविएशन में 5200 करोड़ के इनफ्लोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो 2 स्टॉक बाहर आ रहे हैं इनमें आउटफ्लोज है और इंडसइंड बैंक में तकरीबन 2000 करोड़ के आउटफ्लोज आपको देखने को मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में 2600 करोड़ के हैं और साथ में अगर आप देखें तो निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर क्या ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट से मैं बता देता हूँ कुछ स्टॉक्स जो एंट्री करने वाले हैं। इनमें एक है सोलर इंडस्ट्रीज और ये स्टॉक का साल का बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी एंट्री होने की संभावना है। मैनकाइंड फार्मा है, सीमेंस एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक और यूनियन बैंक, इन दोनों में से एक जाएगा। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वायदा में आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। इस लिस्ट से बाहर होगा इंटरग्लोब एविएशन क्योंकि अब ये निफ्टी में जा रहा है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा। स्विगी है, डाबर है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये अगर आप देखें तो शामिल हो सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये सितंबर एंड प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस के दौरे पर है। जयशंकर ने मॉस्को में बताया कि आने वाले वक्त में भारत और रूस की दोस्ती का रंग और चटकदार होने वाला है। जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जोर दिया है। उन्होंने रूसी कंपनियों को उनके भारतीय समकक्षों के साथ अधिक गहनता से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि जयशंकर भारत और रूस के कारोबार में बढ़ते ट्रेड डेफिसिट पर भी चर्चा की ज़रूरत महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। Conveyed India's strong resolve to adopt a zero-tolerance policy against terrorism and our sovereign right to defend our citizens against cross-border terrorism. I also invited the Minister to pay a visit to India to continue our dialogue. ट्रम्प फैक्टर के बाद भारत, रूस और चीन की दोस्ती की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। मॉस्को के दौरे पर गए जयशंकर ने रूस को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया है। तो रूस ने RIC, रूस, इंडिया और चीन के त्रिगुट की बैठकें फिर शुरू करने की बात कही है। तो आवाज़ अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। त्रिशक्ति शाम 7:57 पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन भर दिया। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। खरगे समेत 20 नेता प्रस्तावक रहे। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, NCP शरद पवार और भी कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। रेड्डी का मुकाबला NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से है। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। राधाकृष्णन ने कल ही पर्चा भरा था। प्रधानमंत्री मोदी उनके प्रस्तावक रहे।
अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां रक्षा मंत्री ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे भारत के बढ़ते अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक बताया। इससे पहले शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। बुधवार को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ला ने कहा है कि ये मिशन केवल उनका नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का था और उन्होंने इसे हर भारतीय की सफलता बताया। इस मिशन को लेकर शुभांशु ने सभी का आभार जताते हुए अपना अनुभव भी साझा किया। चाहे जितनी भी ट्रेनिंग की हो, लेकिन उसके बाद भी जब आप उस रॉकेट में बैठते हैं और जब वो इंजन इग्नाइट होते हैं, व्हेन दे कैच फायर, I think it is a very different feeling. I had not imagined of how it would feel like, and I was actually, running behind the rocket for the first few seconds. I took time to catch up to it. From that point of time till the time we splashed down, the experience has been unbelievable. It has been so exciting and so amazing that I really have been struggling to find words of how do I convey to you so that you live that through my words. दिवाली और छठ के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वालों के लिए 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के अलावा 4 अमृत भारत और 1 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया गया है। कल यानी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही रेल मंत्रालय ने 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा यानी बिहार जाना और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी इन यात्राओं के लिए 20% छूट देने का ऐलान भी किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।